Hey guys, how are you all? Welcome back to Chemical Gyan YouTube channel. So this is the 9th video of halogen derivatives, and in this video we are going to start the SN2 mechanism. In last video we have discussed about the SN1 mechanism, उसके बारे में, उसके स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में, उसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे. तो सेम चीज आज हम लोग करेंगे. देन वी विल डिस्कस द कंपैरिजन बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन. फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द SN1 एंड SN2 रिएक्शन. सो लेट्स स्टार्ट दी व्हाट इज SN2 रिएक्शन. तो देखते हैं SN2 रिएक्शन क्या होता है. SN2, बहुत लोगों को इसका नाम तो पता चल गया होगा. 2 का मतलब क्या होता है? बायमोलिक्यूलर. N का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक. S का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो 2 का मतलब क्या है? बायमोलिक्यूलर. N का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक. S का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो SN2 रिएक्शन. तो SN2 रिएक्शन अब जब भी मैंने आपको बताया था, जब हमको बोर्ड के पेपर में लिखना होगा तब कैसे लिखेंगे. तो फर्स्ट थिंग इज आपको क्या लिखना है? रिएक्शन लिखना है. सेकेंड थिंग इज आपको काइनेटिक्स लिखना है. फिर उसका मैकेनिज्म, देन स्टीरियोकेमिस्ट्री, देन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. ये चीज आपको लिखना है रिगार्डिंग SN1 हो या SN2 हो. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? रिएक्शन. अब रिएक्शन कौन सा लिखूंगा? रिएक्शन में लिखूंगा हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड. हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड. देखो, मिथाइल ब्रोमाइड का हाइड्रोलिसिस करना है यूजिंग KOH या NaOH. सो ये मेरे पास क्या है? मिथाइल ब्रोमाइड है. इसका रिएक्शन मैंने करवाया एक्वियस KOH के साथ. एक्वियस KOH के साथ जब मैंने रिएक्शन करवाया तो क्या होगा? इधर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा. Br माइनस जाएगा, OH माइनस आएगा. Br माइनस जाएगा, OH माइनस आएगा. एक न्यूक्लियोफाइल का जगह दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने लिया, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. बट व्हाई इट इज कॉल्ड एज बायमोलिक्यूलर, वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा. जिसने SN1 का देखा होगा तो उसको तो समझ गया होगा इसको क्यों यूनिमोलिक्यूलर बोलते हैं और इसको क्यों बायमोलिक्यूलर बोलते हैं. और जिसने अभी तक SN1 का नहीं देखा है तो प्लीज आप वो वीडियो देखो. उसका लिंक मैंने इधर आई बटन में भी रखा है, देन मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया, उधर से देख सकते हो. तो देखो, इधर से क्या होगा ना, OH माइनस निकलेगा, Br माइनस हटेगा, तो यू विल गेट CH3OH एंड KBr. एंड क्या मिलेगा? KBr. तो इधर हमने क्या लिया था? मिथाइल ब्रोमाइड. और इधर क्या आया? मिथाइल अल्कोहल यानी मिथेनॉल. सो एक न्यूक्लियोफाइल की जगह दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने लिया, दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब इसको क्या बोलते हैं? बायमोलिक्यूलर. ये क्यों बोलते हैं इसका रीजन मैं देता हूं. देखो, बायमोलिक्यूलर इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज इस रिएक्शन के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, रेट डिटरमाइनिंग के स्टेप क्या होता है? ऐसा स्टेप जिससे हम लोग इस केमिकल रिएक्शन के रेट यानी स्पीड के बारे में पता करते हैं. तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व थे. कितने? 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व थे. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज बायमोलिक्यूलर. और न्यूक्लियोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसलिए बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. जबकि SN1 में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था, इसलिए उसको यूनिमोलिक्यूलर कह रहे थे. इसमें 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज बायमोलिक्यूलर रिएक्शन. तो देखो, समझते कैसे पता चला. तो साइंटिस्ट लोग हैं ना, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको पता चला कि ये जो रिएक्शन है वो बायमोलिक्यूलर है. तो काइनेटिक्स, ये तो रिएक्शन लिख दिया, आपको 1 मार्क्स इधर मिल गया. अब बात करेंगे काइनेटिक्स के बारे में. तो काइनेटिक्स में साइंटिस्ट लोग ने एक्सपेरिमेंट किया और उनको क्या पता चला? ये जो रेट ऑफ द रिएक्शन है यानी स्पीड ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br, स्क्वायर ब्रैकेट को कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, या तो KOH भी लिख सकते हो. ऐसा साइंटिस्ट लोग को पता चला. तो इसलिए उन लोगों ने क्या बोल दिया? अभी देखो, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगा K से. K क्या हो जाएगा? हमारा रेट कांस्टेंट. K क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट. K का मतलब क्या होता है? रेट कांस्टेंट.
तो साइंटिस्ट लोग ने क्या बताया कि ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। मतलब इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में या तो इसके जो रेट है, वो जो रेट दो मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसके भी और इसके भी। दैट्स व्हाई उन्होंने इसको क्या बोला, बायोमोलिकुलर रिएक्शन। क्लियर हो गया आपको। अब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कैसे, तो देखो वो लोग एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं। ये क्या है, मेरा रेट ले लूंगा मैं y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे मैं ले लूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br। तो वो लोग ने क्या किया, पहले ना OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा, इसके कॉन्सेंट्रेशन को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन यानी मिथाइल ब्रोमाइड क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, ऐड करते जा रहे थे, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा। सो वो लोग क्या करते गए, मिथाइल ब्रोमाइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते गए, 5, 10, 15, 20, ऐसा एक हाइपोथेटिकल नंबर। तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वो लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे इस रिएक्शन का रेट भी बढ़ रहा है, रिएक्शन का रेट भी बढ़ रहा है। तो उनको क्या पता चला कि ये जो रेट है वो CH3Br के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। फिर सेकेंड थिंग उन्होंने क्या किया, दे केप्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br कांस्टेंट। वो लोग ने क्या किया, इसके कॉन्सेंट्रेशन को क्या रखा, कांस्टेंट रखा, एंड वो लोग ने इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या करते गए, बढ़ाते गए। इधर मैंने रेट लिया और इधर मैंने लिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। इसके कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया, कांस्टेंट रखा था, और इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते गए, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसा बढ़ाते गए। जब बढ़ाते गए तो रेट भी क्या होते गया, बढ़ते गया। मतलब इनको क्या पता चला, तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट वो लोग करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या पता चला, ये जो केमिकल रिएक्शन है, इसका जो रेट है यानी स्पीड, काइनेटिक्स में हम लोग स्पीड से ही डील करते हैं, ये जो स्पीड है ये दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। उन्होंने इतना लिख दिया, लेकिन कैसे एक्सपेरिमेंट किया, ऐसा किया। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं दिस इज बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये कैसा है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हम लोग कैसे निकाले, ये जो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर क्या कोई भी टर्म है, नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब इधर 1 है, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर 1 1 है, तो जो रेज टू पावर होता है उसको ऐड करने के बाद सेकंड ऑर्डर आ जाएगा, 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2। बट आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप इसके बारे में सीखोगे केमिकल काइनेटिक्स में। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये हुआ हमारा रिएक्शन एंड काइनेटिक्स। अभी हमको क्या लिखना होगा, अभी हमको लिखना होगा मैकेनिज्म, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। जब तक आप लोग इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो। सो गाइस लेट्स डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। तो अभी आपको क्या लिखना है, मैकेनिज्म लिखना है। तो मैकेनिज्म में देखो हम लोग क्या कर समझते हैं, तो आपके पास एक है मॉलिक्यूल मिथाइल ब्रोमाइड का। सो मिथाइल ब्रोमाइड का मॉलिक्यूल मैं बना देता हूं, दिस इज व्हाट, मिथाइल ब्रोमाइड। ये वेज पे है, वेज मतलब क्या, इट इज प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड, और ये क्या है, डैश पे है। ये हाइड्रोजन बाहर की तरफ आ रहा है, वो हाइड्रोजन पीछे की तरफ जा रहा है, एंड ये हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन क्या है, प्लेन में है। अब देखो क्या हुआ, आपके पास OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है। OH माइनस क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। तो ये जो OH माइनस है ना, उसको देखो, इस कार्बन को ध्यान से देखो, कार्बन इज अटैच्ड विद ब्रोमीन। एज वी ऑल नो ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव को देख के ये वाला न्यूक्लियोफाइल इसके पास आना चाहता है, लेकिन जब वो इधर सामने से आएगा, सामने से, तब तो इसको क्या होगा, ब्रोमीन इसको आने नहीं देगा, ब्रोमीन इसको आने नहीं देगा। तब इसके पास ऑप्शन क्या बचा, इसके पास ऑप्शन बचा पीछे से आने का। कहां से आने का, पीछे से आने का, बिकॉज आगे देखो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का साइज बड़ा है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल रिपेल OH माइनस। सो ये इधर से आ ही नहीं सकता, तो इसके बाद दूसरा ऑप्शन कहां है, पीछू से आने का। जब वो पीछे से आएगा तब देखो क्या होगा। तो अभी देखो रिएक्शन अपने आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो कभी भी जब रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ता है तब क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो देखो कुछ ऐसा होगा, मैं इस OH माइनस को इधर नहीं लिख के मैं इधर लिख रहा हूं, OH माइनस को मैं इधर लिख रहा हूं,
चलेगा, वो आगे से अटैक ही नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ ब्रोमीन एटम। जब वो देखो इधर से आएगा ना तब क्या होगा, अब देखो वो धीरे धीरे ना इसको अप्रोच करेगा, क्योंकि इसको पॉजिटिव दिख रहा है, धीरे धीरे क्या करेगा, इसको अप्रोच करेगा। क्या करेगा? अप्रोच करेगा। देखो धीरे धीरे क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है। तो जब अप्रोच करेगा तब ध्यान से देखना, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है, आप मुझे बताओ। ये कार्बन सिर्फ बना सकता है कितना बॉन्ड? 4 बॉन्ड। इसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हैं, ये 5वां बॉन्ड बन रहा है, तो एक बॉन्ड तो टूटना पड़ेगा ना, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा। बिकॉज देखो ये एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल जाएगा कि नहीं? तो देखो कुछ ऐसा होगा ट्रांजिशन स्टेट में। ये कार्बन है, ये 3 हाइड्रोजन है, देखो ये 2 हाइड्रोजन थोड़ा इस तरफ आ जाएंगे, क्यों? रिपल्शन को कम करने के लिए। बिकॉज जब OH माइनस अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेके आएगा तो हाइड्रोजन छोटे छोटे बोलो डर के इधर आ जाएंगे। देखो आ गए इधर। देखो अब क्या होगा, OH के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। OH के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। सो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट मतलब हाईली एनर्जेटिक स्टेट। तो इसमें आपको क्या पता चला? देखो SN1 में याद है, पहले पूरा बॉन्ड टूट जाता है, फिर कार्बोकटायन बनता है, फिर जाके OH माइनस अटैक करता है। जबकि SN2 में ऐसा नहीं हुआ, पहले OH माइनस अटैक किया, फिर कार्बन टू ब्रोमीन बॉन्ड क्या हुआ? ब्रेक हुआ। मतलब इधर देखो एक जगह बॉन्ड क्या हो रहा है? फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, और एक जगह ये क्या हो रहा है? ब्रेक होना स्टार्ट हो रहा है। मतलब इधर साइमल्टेनियस बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, साइमल्टेनियस बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। फिर देखो ट्रांजिशन स्टेट के बाद ऐसा स्टेट आएगा जहां पर ये वाला बॉन्ड कंप्लीटली बन जाएगा और ये वाला बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाएगा। मतलब दैट स्टेट इज नथिंग बट प्रोडक्ट। वो कौन सा स्टेट है? प्रोडक्ट वाला स्टेट है। तो देखो क्या होगा, ये कार्बन है, इधर क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन, इधर देखो ब्रोमीन निकल गया, इधर कौन आ गया? OH आ गया। अब ये हाइड्रोजन जब देखो OH पूरी तरीके से आ गया, तो देखो ये ब्रोमीन निकल गया, तो इन हाइड्रोजन को इधर जगह मिला, तो वो लोग थोड़ा इधर इधर शिफ्ट हो गए। तो देखो शिफ्ट हो रहे हैं कि नहीं? यस हो रहे हैं भाई। इधर क्या हो रहे हैं? वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं। इस तरीके से आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये क्या हुआ हमारा मैकेनिज्म। अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की मैं बात करता हूं। स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसके बारे में भी हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं कि क्यों साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग हुआ। बात समझ लो, जैसे कि उसमें कैसे कार्बोकटायन बन रहा था, क्यों बन रहा था? बिकॉज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड था, तो कार्बोकटायन बनता तो 3 डिग्री कार्बोकटायन स्टेबल होता, समझ रहे हो? लेकिन इधर तो 1 डिग्री लेते हैं, तो 1 डिग्री कार्बोकटायन बनता तो वो स्टेबल नहीं होता, इसलिए SN2 में कार्बोकटायन नहीं बनता। बात समझ रहे हो? और भी बहुत सारे रीजन है जिसको हम लोग ये मैकेनिज्म के बाद डिस्कस करेंगे, यानी जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे ना SN1 और SN2 और फैक्टर्स देखेंगे, तब आपका ये जितना भी डाउट होगा रिगार्डिंग SN1 और SN2 वो कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम क्या पता करते हैं? देखो मान लो ये कायरल एटम है, अभी कायरल तो है नहीं बिकॉज इधर 3 सेम है। मान लो ये कायरल है, अगर इधर सब अलग अलग वैलेंसी होते तब ये कायरल बन जाता। क्या बन जाता? कायरल। कायरल होता तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है, यस, तो ये लाइट को रोटेट करता इधर राइट में या लेफ्ट में। मान लो ये कायरल है और इसने लाइट को रोटेट किया डी तरफ, मतलब ये डी है, डेक्स्ट्रो है। ये क्या है? डेक्स्ट्रो। प्रोडक्ट देखोगे तो आपको पूरा उल्टा मिल गया। प्रोडक्ट क्या हुआ? पूरा उल्टा मिल गया। बात समझ रहे हो? अभी बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे, देखो मान लो ये कायरल सेंटर है, इस कायरल सेंटर को ध्यान से देखो। ये जो कायरल सेंटर मान लो, अगर ये चारों वैलेंसी अलग होती तो कायरल सेंटर होता तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होता, और ऑप्टिकली एक्टिव
कंपाउंड क्या करते, दे रोटेट दी प्लेन पोलराइज लाइट। मान लो ये डी में रोटेट करता, डी मतलब डेक्स्ट्रो, राइट में रोटेट करता, तो ये किस में करता, एल में। क्योंकि आप खुद देख सकते हो जब पीछे से अटैक किया तो जो मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन था यानी अरेंजमेंट हैज कंप्लीटली इन्वर्टेड। पहले कैसा था, हाइड्रोजन इधर था, ये हाइड्रोजन इस तरफ था, अब देखो पूरा पलट गया। बात समझ में, पूरा क्या हो गया, पलट गया। जो कॉन्फ़िगरेशन था वो क्या हो गया, पलट गया। पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया, पूरा उल्टा हो गया। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्यों, देखो SN1 पढ़ा था तो आपने देखा था कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकैटायन। तो वो न्यूक्लियोफाइल आगे से भी अटैक करता था और पीछे से भी अटैक करता था। जब वो आगे से अटैक कर रहा था तो रिटेंशन होता था, पीछे से अटैक करता है तो इन्वर्जन होता है। लेकिन SN2 में आगे से अटैक पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ब्रोमीन जुड़ा हुआ रहता है, तो ये पीछे से आता है। जब वो पीछे से आएगा, जब वो पीछे से आएगा, उसको आगे से चांस ही नहीं है, तो जितने भी OH है सब पीछे से आएंगे, तो डेफिनेटली कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पलट जाएगा। मान लो ये कायरल होता तो ये D होता, मान लो, तो ये क्या बनता, L। क्या बनता, L बनता। मतलब 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता, वो जो प्रोडक्ट मिलता वो क्या होता, ऑप्टिकली एक्टिव होता। क्या होता, ऑप्टिकली एक्टिव होता। कब, अगर ये कायरल सेंटर होते तो। अब ये कायरल नहीं है, बट अगर कायरल होते तो ये क्या होता, ऑप्टिकली एक्टिव होता। लेकिन याद करो SN1 में 50% इन्वर्जन था, 50% रिटेंशन था। तो रिटेंशन वाले मान लो D थे और इन्वर्जन वाले क्या थे, L थे। तो D प्लस L का इक्वल मिक्सचर क्या कहलाता है, रेजिमिक मिक्सचर कहलाता है। तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव थे, लेकिन इधर रेजिमिक मिक्सचर बनी रहनी है, तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको पता चल गया, जो प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। कब, जब ये कायरल होगा। अब हम लोग बात करेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, देखो डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। आपको करना क्या है, देखो एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आपको लेना है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब टाइम, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और इधर क्या लेना है, पोटेंशियल एनर्जी। अब सभी को पता है, देखो रिएक्टेंट है, उसके पास कोई ना कोई तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। मान लो उसका पोटेंशियल एनर्जी इधर था, ये हमारा क्या, रिएक्टेंट यानी CH3Br है। फिर धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ रहा है तो वो ट्रांजिशन स्टेट पे जा रहा है, एंड एज वी ऑल नो ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, एंड दैट स्टेट इज हाईली अनस्टेबल। ट्रांजिशन स्टेट इज हाईली अनस्टेबल। तो इधर क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में क्या बन रहा है, देखो CH3 है, OH का बॉन्ड मेक हो रहा है और इसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। कार्बन टू ब्रोमीन बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, जबकि ये क्या हो रहा है, मेक हो रहा है। बात समझ गए ना। तो इधर पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल नेगेटिव, बात समझे। अब देखो कुछ देर के बाद जैसे ही देखो क्या होगा ना, पहले इसको ना इधर से इधर जाने में कुछ एनर्जी लेना पड़ेगा। वो एनर्जी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। बात समझिए। अब वो ट्रांजिशन स्टेट में गया, मतलब क्या हो गया, हाईली अनस्टेबल। अब वो धीरे धीरे क्या करेगा, जब ये ब्रोमीन का बॉन्ड निकल जाएगा तो देखो ट्रांजिशन स्टेट से क्या हो रहा है, वो स्टेबल स्टेट में आ रहा है। प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बन गया, तो उसका एनर्जी देखो कम है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होता है, ट्रांजिशन स्टेट का होता है। हाईली अनस्टेबल स्पीसी होता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो ब्रोमीन पूरी तरीके से निकल जाएगा तो वो क्या होते जाएगा, अपने ट्रांजिशन स्टेट का जो उसका एनर्जी है वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। और जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा उस टाइम पे सबसे मिनिमम एनर्जी होगा। सो यू कैन सी दैट ये देखो रिएक्टेंट का एनर्जी था और ये किसका था, प्रोडक्ट का। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में देखो इतना डिफरेंस आया, डेल्टा H नेगेटिव। तो जब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो हीट क्या हो गया, लूज हो गया। इसका एनर्जी ज्यादा था, इसका एनर्जी कम था। इसका एनर्जी कम है मतलब इट इज स्टेबल ना, एनर्जी और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका एनर्जी कम है मतलब ये क्या है, स्टेबल है। ये क्या है, स्टेबल है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या करेगा, सबसे पहले वो ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट में जब भी जाएगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि हाईली एनर्जेटिक स्टेट और हाईली अनस्टेबल स्टेट। जैसे जैसे उसका क्या होगा,
ये एनर्जी बढ़ेगा तो ट्रांजिशन स्टेट पे, और ट्रांजिशन स्टेट जैसे जैसे अभी क्या करेगा, धीरे धीरे अपना एनर्जी उसका कम होते जाएगा। जैसे जैसे ब्रोमीन निकलेगा ना, ब्रोमीन निकलते जाएगा, उसका एनर्जी कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। और जैसे ही ब्रोमीन कंप्लीटली निकल गया, उसका एनर्जी कम हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। Is it there any doubt? This is what the mechanism, stereochemistry and energy profile diagram of SN2. तो इतना आपको लिखना होगा for 3 to 4 marks in your board examination. Is it there any doubt? ये कैसे ऑप्टिकली एक्टिव है वो भी समझाना। अगर ये कायरल होता तो पीछे से अटैक करता, तो पीछे से अटैक करता तो कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली इन्वर्ट होता। अगर ये D होता तो वो L बन जाता। जबकि SN1 में क्या होता है, 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन, तो उधर रेजिमिक मिक्सचर बनते हैं। रेजिमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन SN2 मैकेनिज्म कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बात समझ गए ना? तो इतना आप लोग नोट करो। अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2, देन विल डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2। सो गाइस, लेट डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। तो SN1 हो गया, इधर क्या हो गया, SN2 हो गया। आपको खुद ही पता चल जाएगा कितना सारा डिफरेंस है। पहले तो इस 1 से आप डिफरेंस निकाल लो। 1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर है, यूनिमॉलिक्यूलर, और ये क्या है, बायमॉलिक्यूलर। बायमॉलिक्यूलर 1 का मतलब ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर भी है। अब 1 से देखो 2 डिफरेंस निकाल लिया, और ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें इंटरमीडिएट बनता है ना, इंटरमीडिएट यानी कार्बोकटायन बनता है, इसमें कार्बोकटायन नहीं बनता। आप पूरा लिख लेना, इसमें कार्बोकटायन बनता है, इसमें कार्बोकटायन नहीं बनता। इसमें जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो होता है पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। क्यों पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट? बिकॉज इधर क्या बनता है, कार्बोकटायन बनता है, उसको स्टेबल करने के लिए पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, जबकि इधर पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब क्यों एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं वो मैं बताऊंगा, विल डिस्कस एवरीथिंग। इधर वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, जबकि इधर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं। इसका भी मतलब मैं बताऊंगा, क्या वीक, क्यों स्ट्रॉन्ग, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे कम SN1 दिखाता है। जबकि इसमें उल्टा हो जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब क्यों, ये आपको समझ आना चाहिए कि इसमें देखो कार्बोकटायन बनता है, तो 3 डिग्री कार्बोकटायन स्टेबल होता है, इसलिए 3 डिग्री वाला फास्ट SN1 दिखाएगा। जबकि इसमें कार्बोकटायन नहीं बन रहा, इसमें पीछे से अटैक कर रहा है, इसलिए इसमें 1 डिग्री ज्यादा स्पीड दिखाएगा SN2 रिएक्शन। बात समझ लो, इसका भी डिस्कस करेंगे। बस एक बार डिफरेंस देख लो, फिर मुझे फैक्टर्स में ना आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये हो गया। और क्या डिफरेंस आप निकाल सकते हो इन SN1 एंड SN2? हमारे नेचर ऑफ सबस्ट्रेट से निकाल लिए, न्यूक्लियोफाइल से निकाल लिए, पोलार सॉल्वेंट, पोलार प्रोटिक, पोलार एप्रोटिक, इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट। इसमें 2 ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं, इसमें सिर्फ एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनता है। इसमें दोनों ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं, इसमें सिर्फ एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ये यूनिमॉलिक्यूलर, बायोमॉलिक्यूलर। तो इतने डिफरेंस एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए बिटवीन SN1 एंड SN2। इज इट देयर एनी डाउट? तो इसको प्रॉपरली नोट कर लो। नाउ वी विल डिस्कस एवरीथिंग लाइक व्हाई वी यूज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्यों पोलार एप्रोटिक, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का मतलब क्या है, इसको अभी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसको आप प्रॉपरली नोट कर लो। सो गाइस, हेडिंग डाल लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2, कैसे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो जो पहला फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, जो हमने रिएक्टेंट लिया यानी अल्काइल हैलाइड, उसका नेचर के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं SN1 लूंगा, SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड फास्ट दिखाएगा, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, देन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्यों? ये तो आपको पता है, बिकॉज उसमें क्या बनता है, कार्बोकटायन बनता है। एंड कार्बोकटायन का अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर देखूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकटायन, तो 3 डिग्री कार्बोकटायन स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो देखो
3 डिग्री कार्बोकटायन स्टेबल होता है, इसलिए 3 डिग्री वाला क्या दिखाएगा, फास्ट SN1 दिखाएगा, मतलब वो जल्दी जल्दी कार्बोकटायन बनाएगा। जब जल्दी जल्दी कार्बोकटायन बनाएगा तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा। जबकि SN1 अगर 1 डिग्री की मैं बात करूं तो उसका कार्बोकटायन स्टेबल नहीं होता, तो वो कार्बोकटायन जल्दी बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा। अब SN2 की बात करते हैं। देखो SN2 में जो ऑर्डर है ये उल्टा हो जाएगा। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो देखो अब इसमें ऐसा क्यों हुआ, देखो आपको मालूम है इसमें क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है। क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है, बैक साइड अटैक होता है। अब ये क्यों बैक साइड अटैक होता है वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, डोंट वरी। बैक साइड अटैक होता है, अब क्यों देखो समझते हैं। पहले देखो क्यों 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। आप देखो मैं 1 डिग्री की बात करूं तो 1 डिग्री में सिर्फ हाइड्रोजन है पीछे की तरफ, तो ये OH माइनस इजीली आ सकता है। जबकि 3 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो पीछे कौन है, आपको मालूम है बैक साइड अटैक होता है, तो जब बैक साइड अटैक होगा तो OH माइनस तो पीछे से ही आएगा ना। लेकिन देखो इधर बड़े बड़े ग्रुप है जो कि पीछे से भी आने नहीं देंगे, आगे से तो आता ही नहीं है SN2 में, पीछे से ही आता है। लेकिन 3 डिग्री में बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप है जो कि इसको पीछे से आने नहीं देंगे, इसलिए 3 डिग्री में SN2 रिएक्शन जल्दी होता ही नहीं है, बिकॉज ऑफ स्टीयरिक हिंड्रेंस। तो इधर आंसर, इसका रीजन क्या आएगा, इसका रीजन आएगा स्टीयरिक हिंड्रेंस, स्टीयरिक हिंड्रेंस। तो 3 डिग्री में स्टीयरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा तो जल्दी ये OH माइनस को आने ही नहीं देगा। लेकिन 1 डिग्री में देखो छोटा सा हाइड्रोजन है जो कि इसको नहीं रोक पाएगा, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को ये हाइड्रोजन नहीं रोक पाएंगे, इसलिए ये अटैक कर पाता है। जबकि इधर मिथाइल बड़ा बड़ा है जो कि इसको आने से रोकता है। सो आवर फर्स्ट फैक्टर दैट इज नेचर ऑफ सबस्ट्रेट ये हो गया। अब सेकेंड फैक्टर की मैं बात करूंगा। सेकेंड फैक्टर है वो है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल में अगर मैं SN1 की बात करूं तो हम लोग वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। क्या लेते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल। जबकि मैं SN2 की बात करूं तो हम लोग क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, बात समझो। क्योंकि SN1 में देखो क्या बन रहा है, कार्बोकटायन बन रहा है। ब्रोमीन अपने आप निकल जाता है, ब्रोमीन अपने आप निकल जाता है, कार्बोकटायन बना देता है। तो उस न्यूक्लियोफाइल को कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। देखो SN1 में क्या होता है ना, कार्बोकटायन ऑलरेडी रेडी है, तो बस जरा सा भी नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर चलेगा, वो इजीली पहुंच जाएगा, पॉजिटिव है। जबकि SN2 में क्या होता है ना, न्यूक्लियोफाइल को ब्रोमीन को मार के निकालना पड़ता है। ब्रोमीन निकलता है क्या जल्दी, नहीं, वो OH माइनस आएगा, पीछे से अटैक करेगा तभी ब्रोमीन निकलेगा, अदरवाइज ब्रोमीन निकलता नहीं है। तो SN1 में तो क्या है, पहले से ब्रोमीन निकल गया, उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो ये वीक भी रहेगा, चलेगा, इजीली अटैक कर जाएगा। जबकि OH माइनस अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोफाइल की SN2 में आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि उसको पीछे से अटैक करेगा तभी निकलेगा। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल रहेगा तो वो पीछे से अटैक ही नहीं करेगा, तो ब्रोमीन निकलेगा ही नहीं। बात क्लियर हो गया ना। तो ये चीज याद रखना, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल, जबकि SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब इस चीज को और हम लोग अच्छे समझते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट में देखो हम लोग बात करते हैं SN1 की, तो इसमें हम लोग लेते हैं पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलार मतलब क्या, जिसके ऊपर चार्ज हो, जैसे कि वाटर, जिसके ऊपर चार्ज हो, वाटर, इनके ऊपर नेगेटिव, इनके ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव, वाटर। अब पोलार तो है, प्रोटिक मतलब क्या, जो H+ देता हो। ऐसे सॉल्वेंट जो पोलार भी हो और H+ भी देते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या बोलोगे, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। तो इधर पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं भाई पोलार प्रोटिक, बिकॉज इधर क्या बनता है, कार्बोकटायन टू स्टेबलाइज कार्बोकटायन। याद आ रहा है ना आपको, देखो कार्बोकटायन जैसे ही बनेगा,
जैसे ही बनेगा ये वाटर आके क्या हो गया, इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, जिसके वजह से इसको क्या मिलेगा, स्टेबिलिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन ऑफ कार्बोकटायन। इसलिए पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते। तो देखो पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया, अगर मैं इधर SN1 में मैंने पोलार प्रोटिक यूज किया। अब बात समझो, अगर इधर मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेता तो वो भैया सॉल्वेंट के साथ ही रिएक्ट कर जाता। देखो अगर ये OH- मेरा स्ट्रॉन्ग है तो ये सॉल्वेंट के H+ के साथ ही रिएक्ट कर जाता, इधर तक पहुंचता ही नहीं कार्बोकटायन तक। बात समझ रहे हो। हम लोग देखो पोलार प्रोटिक क्यों ले रहे हैं, टू स्टेबलाइज कार्बोकटायन। वीक न्यूक्लियोफाइल क्यों ले रहे हैं, पहला रीजन तो पहले से इसको कार्बोकटायन बना बनाया मिलता है तो इसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दूसरा रीजन क्या है, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ अगर मैं स्ट्रॉन्ग लेता तो ये पोलार प्रोटिक के साथ ही रिएक्ट कर लेता, कार्बोकटायन के पास जाता ही नहीं, क्योंकि इसको पास में ही सब मिल जाते हैं। तो दैट्स व्हाई वी यूज वीक न्यूक्लियोफाइल। अब ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, और क्यों पोलार प्रोटिक लेते ये भी क्लियर होगा, टू स्टेबलाइज कार्बोकटायन। जबकि SN2 में हम लोग यूज करते हैं पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट, लाइक एसीटोन हो गया या DMF, एसीटोन या DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो देखो DMF का स्ट्रक्चर देख लो, दिस इज डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। सो देखो दिस इज पोलार बिकॉज कार्बन टू ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इनके ऊपर पॉजिटिव। सो दिस इज पोलार। बट ये H+ नहीं दे सकता। देखो ये वाटर H+ दे सकता है, HClOH+ दे सकता है, अल्कोहल H+ दे सकता है। तो आप लोग पोलार प्रोटिक यूज कर रहे हो, जबकि इधर आप लोग क्या यूज कर रहे हो, पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या यूज कर रहे हो, पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट, जो पोलार तो है लेकिन H+ नहीं देते, H+ नहीं देते। क्यों अभी एप्रोटिक क्यों, बिकॉज इधर देखो कोई कार्बोकटायन बनी रहा नहीं है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमको एप्रोटिक की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब प्रोटिक की जरूरत नहीं पड़ती। बात समझ गया ना, कार्बोकटायन बनी रहा नहीं है उधर। और इधर देखो आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया है। क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्यों लिया है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज उसको पीछे से अटैक करना पड़ता है। तो SN2 में कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं, पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्यों पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट, बिकॉज इसमें कोई कार्बोकटायन जैसा कुछ बनता ही नहीं है, तो उसको स्टेबलाइज करने की जरूरत ही नहीं है, जबकि इसमें है, SN1 में जरूरत है, दिख रहा है ना आपको। That's why we use पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, और उसमें क्या यूज करते हैं, पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। इज इट देयर एनी डाउट। तो ये हमारे हो गए 3 फैक्टर। अब एक चौथा फैक्टर है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। फोर्थ फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है, जैसे अल्काइल हैलाइड में ये RI, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF। अब बात खुद समझो, देखो कार्बन टू आयोडीन का बॉन्ड कैसा होता है, बड़ा होता है, मतलब ये वीक बॉन्ड है तो आयोडीन जल्दी निकल जाएगा। तो अगर ये जल्दी निकलेगा तो न्यूक्लियोफाइल फास्ट अटैक करेगा। बात समझ गए ना आप, जितना जल्दी, ये क्या है, लिविंग ग्रुप है, ये सारे क्या है, लिविंग ग्रुप, हैलोजेंस आर लिविंग ग्रुप। वो जितना जल्दी निकलेगा उतना जल्दी तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा ना। तो ये आयोडीन जो होता है दिस इज बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो अगर मैं एक जगह मिथाइल आयोडाइड लूं और एक जगह मैं लूं मिथाइल फ्लोराइड, तो रिएक्शन कहां फास्ट होगा, मिथाइल आयोडाइड के केस में, बिकॉज इधर से आयोडीन क्या होगा, फटाक से निकलेगा। जब आयोडीन फटाक से निकलेगा तो जो न्यूक्लियोफाइल है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, वो फटाफट अटैक करके प्रोडक्ट बना देंगे। इज इट देयर एनी डाउट। सॉल्वेंट का बात समझिए ना, क्यू पोलार प्रोटिक और इधर क्यू पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। इधर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का ऑर्डर समझा, 1 to 3 डिग्री का ऑर्डर समझा होगा आपको। फिर हम लोग ने देखा स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं क्यों, बिकॉज इधर पोलार प्रोटिक लेते हैं। तो अगर मैं इधर स्ट्रॉन्ग लेता तो पोलार प्रोटिक के साथ ही रिएक्ट करता, कार्बोकटायन के पास जाता नहीं। और दूसरा इधर इसको पहले से ही कार्बोकटायन बना बनाया मिलता है, तो इसको हमको स्ट्रॉन्ग लेने की जरूरत नहीं है। इधर स्ट्रॉन्ग लेते हैं क्योंकि इसमें Br को निकालना है।
पीछे से जाके अटैक करके Br को निकालना है, पहला रीजन। और स्ट्रॉन्ग ले सकते हैं बिकॉज इधर हमने क्या लिया है, पोलर एप्रोटिक, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे ही नहीं क्योंकि एप्रोटिक है। फिर लास्ट फैक्टर जो था, फिर हमारा आपको ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया। लास्ट फैक्टर था नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। तो आयोडीन कैसा होता है, बेस्ट लिविंग ग्रुप, इसलिए इसमें SN1 और SN2 फास्ट होगा क्योंकि वो जल्दी जितना निकलेगा उतना जल्दी न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। सो इज इट देयर एनी डाउट डू यू हैव? सो दिस इज व्हाट वी हैव कंप्लीटेड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। होप आपका जो भी डाउट था रिलेटेड टू लाइक सबस्ट्रेट से रिलेटेड हो गया, या सॉल्वेंट क्यू पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, या हमारा स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो हमने डिफरेंस में देखा था ना, वीक लेते हैं स्ट्रॉन्ग लेते हैं, ये सब आपका क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो जितना भी पढ़ा है इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो। सो गाइस इधर हमारा SN2 मैकेनिज्म भी कंप्लीट होता है जिसमें हम लोग ने हर एक चीज को डिस्कस किया। लाइक पहले रिएक्शंस देखे, फिर काइनेटिक्स देखा। काइनेटिक्स में पता चला इट इज सेकेंड ऑर्डर बायोमोलिक्यूलर, क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो रेट ऑफ द रिएक्शन था इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट दैट इज अल्काइल हैलाइड एज वेल एज अल्कोहल। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा मैकेनिज्म की कैसे वो पीछे से अटैक करता है, और फिर देन हम लोग ने उसके बाद में देखा स्टीरियोकेमिस्ट्री, पीछे से अटैक करता है तो हम लोग ने क्या देखा, स्टीरियोकेमिस्ट्री जो कि 100% क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। अगर वो D होगा तो वो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। जबकि SN1 में क्या था, कार्बोकैटायन बनता था तो वो आगे से पीछे से कहीं से भी अटैक कर सकता था। जबकि इसमें आपने क्या देखा, इसमें आपने देखा कि वो पीछे से ही अटैक कर रहा है क्योंकि ब्रोमीन निकलता नहीं है। ब्रोमीन निकलेगा नहीं, क्यों नहीं निकलता, देखो इसका रीजन है। इसमें आप लोग सॉल्वेंट क्या यूज किए हो, पोलर एप्रोटिक, SN2 की बात करो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज किए हो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज किए हो। हाँ, अगर या तो नॉन पोलर भी यूज करते हैं, नॉन पोलर भी यूज करते हैं। देखो अगर मैं इसमें से ब्रोमीन निकाल दूं, ब्रोमीन निकाल दूं तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो कि स्टेबिलिटी इसकी क्या होती है, कम होती है, इसलिए ये Br निकलता नहीं है। तो OH को क्या करना पड़ता है, पीछे से अटैक करना पड़ता है। और अगर मान लो ये Br निकल भी गया तो इसको मदद करने के लिए कोई सॉल्वेंट ऐसा है नहीं कि जो इसको स्टेबलाइज करे। जबकि SN1 में जब कार्बोकैटायन एक तो 3 डिग्री बनता है, खुद से स्टेबल है, और सॉल्वेंट भी क्या कर रहा है, इसको स्टेबल कर रहा है। बात समझ रहे हो, सॉल्वेंट भी क्या करता है, इसको स्टेबल करता है। जबकि SN2 में ऐसा कुछ नहीं होता है। SN2 में आपने पोलर एप्रोटिक लिया है जो कि इस कार्बोकैटायन को स्टेबल नहीं करेगा, इसलिए कार्बन टू ब्रोमीन बॉन्ड पहले टूटेगा नहीं। इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग कैसा होता है, साइमल्टेनियसली, ये धीरे धीरे बनता रहेगा और ये धीरे धीरे टूटता रहेगा, जिसके वजह से इसके ऊपर कोई भी चार्ज डेवलप होने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और ये 1 डिग्री में होता है। क्यों, बिकॉज पीछे से अटैक करना होता है तो इजीली होता है 1 डिग्री में, लेकिन 3 डिग्री में नहीं हो पाता। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि why SN2 रिएक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड इन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो आपका आंसर होगा इट इज बिकॉज ऑफ स्टीयरिक हिंड्रेंस। स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से 3 डिग्री में SN2 नहीं होता। फिर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको 2 और 3 अल्काइल हैलाइड दे दिए, ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन, तो भाई सिंपल है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इज इट देयर एनी डाउट? फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में देखा। देन हम लोग ने देखा फैक्टर्स, फैक्टर्स में हम लोग ने हर एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग SN2 और SN1 को डिस्कस कर दिया कि कौन सा सॉल्वेंट है, क्या है। हर एक चीज आपको याद रखना है कि क्योंकि इनके ऊपर है ना क्वेश्चन बनते ही आपके एग्जाम में, चाहे वो SN1 हो या SN2 हो, क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है। तो जितना आप इन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे रिलेटेड टू SN1 और SN2 आपके लिए अच्छा होगा। तो इसका प्रैक्टिस करते रहो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और उसमें भी हम लोग देखेंगे E1 एंड E2 मैकेनिज्म, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उनसे भी क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज होती है। तो उन वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।